राम राम सा। डीडी राजस्थान और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर की संयुक्त तत्वाधान में बने कार्यक्रम मरूरो गौरव ऊंट में आप सगड़ा दर्शकों को घणो घणो स्वागत है। और मैं आप साथ है मनीषा चौहान। जिया कि आप जाना कि आपने जो को विशेष कार्यक्रम है इफ आप ऊटा के बारे में बातचीत करा हाँ, बहुत सारी जानकारी आप हासिल करा हाँ। और आज आप बातचीत करांगा ऊटा का अस्तित्व के बारे में। कभी आके उत्पत्ति कठे सी हुई है, बहुत सारी जानकारी तो आप लेवा अपने कार्यक्रम में, लेकिन शायद अस्तित्व वाली चीज आपा कौन जानी होगी। आपा इतो ही जाना कि भाई ऊंट है जगह रेगिस्तान में आपा देखा, रेगिस्तान में ही हुआ, लेकिन आज आपा ने जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा कि कठे से ऊंट निकला है, तो वो जानागा। और कहीं कहीं विशेषता है कि शरीर की बनावट की, इस सब पर आज आपा चर्चा करांगा। और आज आपनो विषय रहोगो ऊंटों की अनूठी आनुवांशिकी और अस्तित्व। और ये विषय पर जानकारी देने के लिए आपने साथ पधारा है डॉक्टर रतन कुमार चौधरी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से आप पधारा है, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब जी के ऊंट की आप बात करी, और बिल्कुल मैं शायद सारा लोग ही जाना कि भाई ऊंट को नाम आवे तो आपने रेगिस्तान को चित्र अपने दिमाग में आवे, तो कहीं वाकई भी को असली घर कहाँ तो रेगिस्तान ही है या कठो और आया है, कठोर या की पैदाइश हुई है? धन्यवाद मनीषा जी। एक्चुअली ऊंट की उत्पत्ति रेगिस्तान में नहीं हुई है, ये उत्तरी अमेरिका में हुई है। आज से करीब 4-5 करोड़ साल पहले जी। ये ऊंट इतना विशाल नहीं था, एक छोटा सा खरगोश की तरह जानवर था। तो ऊंट की उत्पत्ति जो है वो अमेरिका में हुई है, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में हुई है। उत्तरी अमेरिका मतलब देखा तो उत्तरी अमेरिका तो बहुत ठंडो इलाको है बैठा को, तो एक और यहाँ भी कह रहे हो कि खरगोश जितो हो, तो इतो छोटो जानवर मतलब इतो बड़ो ऊंट क्या बने और साथ वो भारत क्या पुग्यो? जी, ये अच्छा सवाल है। ये एक इवोल्यूशन की एक लंबी प्रक्रिया है जिसके दरमियान ऊंटों का पलायन हुआ। अच्छा। तो 30-40 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि 30-40 लाख साल पहले, कुछ ऊंट जो है उस समय हिम युग चल रहा था, आइस एज जिसको बोलते हैं जी। उस आइस एज के दौरान जैसे ही जल स्तर कम हुआ तो कुछ ऊंट अफ्रीका और भारत को चले आए, एशिया को चले आए, और कुछ ऊंट दक्षिण की तरफ, दक्षिण अमेरिका में चले गए। तो जो ऊंट दक्षिण अमेरिका में चले गए वहाँ पे उनकी 3 प्रजातियाँ हुई, अल्पाका, लामा और एक विकुना बोलते हैं, 3। ये नए उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड कैमल। अच्छा। और जो अफ्रीका और एशिया में चले आए जी। ये ओल्ड वर्ल्ड कैमल के नाम से जाना जाता है। बाद में जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ा और ये रेगिस्तान में अपने को अडेप्ट कर लिए, ये इसमें रहने की क्षमता डेवलप कर ली, और इसलिए उसका आकार भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से ऊँटों का जो पलायन हुआ वो उत्तरी अमेरिका से आया, जिस समय हिमयुग था, जो कि, और जो आपको आश्चर्य होगा कि जो अभी अमेरिका में ऊँट नहीं पाए जाते वो वहाँ विलुप्त हो गए। जो ऊँट भारत आ गए, एशिया में आ गए, रेगिस्तानों में है, वो आज बचे हुए हैं। तो वो ज़रूर जानना चाहूँगा, जट सा की उत्पत्ति हुई, अमेरिका सा की उत्पत्ति हुई, भारत भी आ गया, दक्षिणी अफ्रीका भी चला गया, तो अमेरिका में आज वह जंगली ऊँट क्यों कौन पाया जा रहा है? जंगली ऊँट इस अमेरिका में अब नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि 10,000 साल पहले ऊँटों का हमने जो है पालन शुरू किया जी। और वहाँ के लोगों ने उसको पालतू जानवर नहीं बनाए जी। तो और वो वहाँ सर्वाइव भी नहीं करे, थोड़े बहुत अभी हैं, लेकिन भारत में 4,000-5,000 साल पहले लोगों ने इसका डोमेस्टिकेशन, इसको पालतू बनाना शुरू किया, और आज जो है इसका अलग अलग कामों में, तब से ये हमारे साथ रह रहा है इस रेगिस्तान में जी। तो आप देखा कि इतना ठंडा इलाके से निकलड़ो आपनो वो पशु है, वो आज आप देखा कितनी विषम परिस्थितियां में, अगर अपना पश्चिमी राजस्थान की आप बात करा तो इतनी विषम परिस्थितियां में रह रहे हो, इतो गर्मी जठो 50 डिग्री तक तापमान बटा पूग जावे है, तो इतनी गर्मी के अंदर रह रहे, तो वो की वजह से संभव हो पा रहे, बहुत बहुत टाइम तक बिना पानी के भी वो रह जावे, हफ्ता भर भी बिना पानी के रह जावे। तो वहाँ की खासियत जो है वहाँ के कुबड़ में है या फिर के डीएनए में ही कोई इसी खास बात है, कहीं है इसो? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऊँटों की विशेषता उसके डीएनए में है, जिसको कि हम अनुवांशिकी बोलते हैं।
बोलचाल की भाषा में उसको खून बोलते हैं कि ये चीज़ उसके खून में है, तो उसके डीएनए में है, उसके आनुवंशिकी में है। इसका जो आनुवंशिकी है वो बहुत ही यूनिक है। कई तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जो अन्य जानवरों में नहीं पाई जाती हैं। इसका जीनोम का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है ना उसको। और दूसरी बात है कि इसमें जो उसका जो कुबड़ है वो कुबड़ में पानी का जमाव नहीं होता है बल्कि उसके वसा का जमाव है। अच्छा। और वो इसीलिए होता है कि वो एनर्जी को, अपनी शक्ति को उसमें वो प्रिजर्व करता है, स्टोर करता है ना। तो ये बिल्कुल मिथक है और कह लें कि भ्रांति है कि ऊंट के कुबड़ में पानी का रखाव है या उसको स्टोर करता है, ऐसा नहीं है। वो फैट से बना होता है और उसके बहुत सी औषधीय गुण भी हैं और वो एक एक्सट्रीम टाइम पे जब तो उसमें उसको मदद करता है, उसको एनर्जी देता है। जी, ठीक है। डीएनए के बारे में कुछ यहाँ कह जो दोहराव वाले डीएनए, तो वो सब कहीं है? जी जी, जो ऊँटों का जो डीएनए है जी, उसमें जैसे कि हमारे डीएनए में 50% जो डीएनए है वो उसको बोलते हैं दोहराव वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उसके यूज़ नहीं है, काम नहीं है। अच्छा। ऊँटों में वो कम है, ऊँटों में 34% है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो वातावरण है उस डीएनए ने के अनुसार उसको ऐसे जीन्स प्रदान किए ताकि वो एक्सट्रीम जो हॉट कंडीशन है, उच्च ताप है, उसमें भी वो आराम से रह सके। दूसरी बात है कि उसके किडनी में है, जो किडनी की गुर्दे की जो बनावट है वो उस प्रकार से है कि उसका जो पानी है शरीर का वो बहुत ही कम बाहर आता है। अच्छा। तो इसीलिए उसके जो पेशाब होते हैं वो बहुत गाढ़े होते हैं, है ना। उसके मींगनी जो होती है वो भी सख्त होती है, हाँ। है ना, वो गाय की तरह ज़्यादा पतला नहीं होता। तो ये सब उसके तरीके हैं ताकि वो जो है पानी को बचाव कर सके। एक साथ वो कई हफ्ते बिना पानी के रह जाता है और जब एक साथ पीता है पानी तो 100 लीटर तक भी पी जाता है। अच्छा। फिर उसकी दूसरी बनावट है कि उसके ब्लड की जो हमारे आरबीसी जिसको लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, वो लाल रक्त कोशिका हमारे में गोल आकार की होती है जी। और बहुत ज़्यादा इसको हम फैला नहीं सकते, वो फट सकती हैं। अच्छा। पर जो ऊँटों की लाल रक्त कोशिका या आरबीसी है जी, वो अंडाकार होती है। तो ये थोड़े बहुत फूल जाते हैं। जब ये पानी पीता है हाँ। तो ये कोशिका 240% तक बड़ा हो सकता है बिना फटे। अच्छा। तो ये सभी विशेषता है ऊँटों की जिसके कारण वो रेगिस्तान का जहाज बन गया है और कोई दूसरा जीव इतने एक्सट्रीम विषम परिस्थिति में रह पाना मुश्किल है। बिल्कुल। तो एक खून की भी थी एक अलग ही विशेषता भी बताई कि इंसाना से भी क्या एक खून कितो अलग है। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करें तो बाकी जानवरों से क्या अलग है, विशिष्ट है? ऊँट की प्रतिरक्षा प्रणाली और जानवरों के मुकाबले या आदमी के मुकाबले बिल्कुल अलग है। एक हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जो ऊँटों की एंटीबॉडी है वो बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं जिसको कि नैनो बॉडी बोला जाता है। और ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि अगर हम नैनो बॉडी या छोटे आकार की एंटीबॉडी को बना के इसका चिकित्सा के तौर पे हम इसको विकास कर सकते हैं और इस पर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ऊँटों की महत्ता इस रिसर्च को लेके बहुत ही आगे जाएगी और आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। तो पानी बिना भी आप बताए कि कई हफ्ता तक रह ले हैं ऊँट, लेकिन जो आप कह रहे हैं बहुत गर्मी का अंदर वो रह रहे है, तो इसको सहने की क्षमता में की तरीकों में विकसित हुई है? ओके, ये भी अच्छा सवाल है। ऊँट के अंदर में एक ऐसा प्रणाली है जो कि और जानवर में नहीं है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम इसको अपने हिसाब से घटा या बढ़ा नहीं सकते, है ना। अगर बढ़ जाता है तो हमें बुखार आ जाता है ना, तापा आ जाता है। लेकिन ऊँट की क्षमता ऐसी है कि वो दिन में टेम्परेचर को 41 डिग्री तक कर लेता है और रात में 34 डिग्री कर लेता है। तो जब उसको जितना ज़रूरत होता है अपने टेम्परेचर के, शरीर के टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकता है बिना किसी दुष्प्रभाव के।
तो इसके कारण से उसको पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। जैसे हमें गर्मी लगती है तो पसीना आ जाता है, वो पसीना जब वाष्प बन के भाप बन के उड़ता है तो हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है, राहत महसूस होती है। लेकिन ऊँटों में चूँकि पानी की कमी है, ऊँट अपने पानी को खर्च नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो अपने टेम्परेचर को ही जो है दिन के हिसाब से या रात के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसको कि अडैप्टिव हेटेरोथर्मी बोलते हैं। जी, मतलब खुद में इतनी क्षमता है कि अपना शरीर को तापमान और बढ़ा भी सके, घटा भी सके। बहुत अच्छी जानकारी ऊँटा के बारे में, जो वाकई में आपा सामान्य इंसाना ने इतनी जानकारी को नहीं हुए। आपा खाली यहाँ समझा कि वो कोई एक बोझो ढोना रो पशु है, और ठीक है गर्मी में रह ले हुए भाई, कई हफ्ता तक पानी कौन पिए है। और पानी की भी देखो बात, आप कुबड़ की बात करें ना, बचपन से मैं पढ़ता आ रहा कि जो कुबड़ है एक महीनों पानी इकट्ठो कर ले, इसलिए कई कई दिनों तक पानी कौन पिए। तो इनमें वाकई में कितनी सच्चाई कि कुबड़ के महीने पानी इकट्ठो कर ले? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है। कुबड़ में पानी नहीं, वसा मौजूद होती है। अच्छा। और मुझे लगता है कि किसान भाई कुछ उसको वसा को यूज़ भी करते होंगे, उसको पिघला के। अच्छा। उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। और हम एक रिसर्च शुरू करने वाले हैं जिसमें कि वसा से, जो मैंने आपको बताया कि स्टेम कोशिका जो मातृ कोशिका है, उसको हम आइसोलेट करके उस वसा से निकाल के हम उसके औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर है। और हम ये भी कंपेयर करेंगे कि और जानवरों के मुकाबले जिस फैट में जो वो कोशिका स्टेम सेल है कि क्या उससे वो अलग है, या ये आगे का विषय है जो कि आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। जी, तो अभी भी मतलब रिसर्च तो चाल ही रही है। बिल्कुल अनूठो सो एक पशु है आपनो यो, है ना। अपनी पश्चिमी संस्कृति है, अपनी जबकि जो राजस्थान की संस्कृति है वह भी एकदम अनूठी, और बेही आपनो जो पशु है वो भी एकदम अनूठो है। तो एक आपने देखा कभी अभी जानवर के बारे में इतनी विशेषता है, पर इनका खाना पीना को कहीं हो रहा है, क्योंकि आपने राजस्थान की बात करा और पश्चिमी इलाका की बात करा तो भी मैं आप कटीली झाड़ियाँ ही देखा हाँ, बहुत हरे भरे इलाकों को नहीं रहे। तो इससे आगे खाने की कहीं व्यवस्था रहे है? रेगिस्तान में मेरी जानकारी के मुताबिक 40 से 60 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो ऊँट खाता है। अच्छा है? और जिसमें कि मुख्यतया कटीली झाड़ियाँ ही हैं जी। तो जो मैंने बताया है कि इसके आनुवंशिकी में ऐसे जीन हैं, जैसे कि कड़वे स्वाद वाले जो जीन हैं वो निष्क्रिय हैं। अच्छा। तो इससे ऊँट को कोई कड़वा स्वाद लगता ही नहीं है। तो इसलिए जो भी उसको रेगिस्तान में कड़वे खट्टे मीठे जो भी वनस्पति मिलती है वो उसको सब खाता है। उसको पता नहीं चलता कि इसका स्वाद कैसा है, कड़वा स्वाद तो बिल्कुल नहीं पता चलता। और उसी वजह से वो वनस्पतियों के जो औषधीय गुण हैं, जब वो जानवर खाता है तो सारे औषधीय गुण उसके दूध में चले जाते हैं। वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी। बिल्कुल एकदम चकित हो रहे हैं आज तो मैं सुन के भी इतनी जानकारी। और देखो पशु, और जहाँ थे बताया कड़वा, अपनी जो कंटीली झाड़ियाँ हैं कड़वे स्वाद ने भी वो मतलब महसूस ही कौन करे है, और बस सारी चीज़ वो खाना में ले हुए। तो कैसे का भी आपनो पशु बहुत ही सीधो है ऊँट जगो, क्योंकि बाकी तो देखो इंसान भी नखरा कर रहा है खाने के में, बाकी पशुओं ने भी आप को हिसाब को देना पड़े। तो वो जान के भी वाकई में बहुत अच्छा लगे कि आपा खाली भी ने एक बोझा ढोना रो पशु समझ रहा, लेकिन कितनी भी की आनुवंशिकी में अनूठी चीज़ें आज अपन पतो चली। हर चीज़ भी की अनूठी है, खून की बात करी, किडनी की बात करी, कुबड़ की बात करी, सब कुछ अलग है भी कमाई ने। तो अगर इन बोझा ढोने के अलावा और कहीं उपयोगिता आपा एक अब देख रहा? ऊँट की उपयोगिता केवल बोझा ढोना ही नहीं है। सबसे बड़ी उपयोगिता तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके परिवार को न्यूट्रिशन देता है, पोषक तत्व देता है, जो कि है दूध। दूध से बड़ा कोई अमृत अगर भोजन कहा जाए तो वो दूध ही है। और उसमें भी ऊँटनी के दूध तो इतने यूनिक हैं, इतने अलग हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके नैनो बॉडीज़ होता है, एंटीबॉडीज़ होता है, उसमें कई ऐसे एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो इसके दूध खराब नहीं होते। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो ऊँट का दूध है ये जो माँ के दूध से या आदमी के दूध से मिलती जुलती है जी। गाय का दूध, भैंस का दूध या अन्य जानवर का दूध आदमी के दूध से नहीं मिलता। ये केवल कैमल का दूध है जो आदमी के दूध से मिलता है। तो इसीलिए ह्यूमन बेबीज़ के लिए कैमल का दूध अति आवश्यक है, वो बेहतर है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होता है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन बोलते हैं, जिसके कारण से दूध की एलर्जी होती है।
तो इसके दूध में वो प्रोटीन नहीं होता है, तो इसलिए जो दूध से एलर्जी होता है जी, जिसमें कि खुजली वगैरह होने लगती है कुछ बच्चों को, वो नहीं होता है। लैक्टोज कम होता है, वसा कम होती है, ये सारे जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो एक तो रहा कि जो मैंने आपको बताया कि ऊँट का उपयोग आपके परिवार को भोजन देता है। जी, दूसरा उसका उपयोग इसके हड्डियों से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, इसके चमड़ी से जो है बैग्स, जैकेट्स, पर्स बनते हैं, इसके बालों से जो है कंबल और स्वेटर्स बनते हैं, जो कि भेड़ों के ऊँट के साथ बनते हैं। तो इसके बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में जाते हैं। तो ये अच्छा। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं मुख्यतया लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि ऊँट एक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है, जो कि आने वाले दिनों में एक मॉडल एनिमल के रूप में भी इसको हम विकास के रूप में हम देख सकते हैं। अभी जैसे उच्च तापमान के कारण जो प्रतिक्रियाएं शरीर में हो रही हैं या जानवरों में हो रही हैं, उसका अगर एक मॉडल एनिमल के रूप में हमें देखना हो, जानना हो, तो ऊँट एक उपयोगी जानवर हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। बहुत सारी उपयोगिता आप बताइए कि हर चीज़ के यहाँ काम में ली जा रही है। दूध हो, खाल हो, चमड़ी हो, हर चीज़ की इस्तेमाल करी जा रही है। और औषधीय गुण भी एक दूध में भी है, एक वसा के अंदर भी है, आप वो बताओ। तो बहुत सारी उपयोगिता आपने ऊँट का महीना आप देख रहे हैं। तो औषधीय गुण की बात करी तो कोई ऐसी रिसर्च भी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो, बताना चाहो दर्शकों ने? जी हाँ, अभी आपने अगर इंडिया की बात करा, अपने देश की बात करा, तो इनमें जी हाँ शुगर आ रहा पेशेंट है वह ज़्यादा है, तो इसी भी कोई रिसर्च है जो बता रही है कि भी कुछ एक अंदर भी फ़ायदों मिल सके है? जी जी, ऊँट के कई फ़ायदे हैं। बहुत सारे स्टडीज़ जो हैं, पहले तो मैं बताऊं आपको, मैं उस पर बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसकी। अगर किसी को कैंसर हुआ है, मैंने अभी हाल में किसी को दिल्ली एम्स में सप्लाई किया था कैमल मिल्क पाउडर। आप पाउडर लें, दूध लें, उबाल के पिएं, कच्चे पिएं, जैसे भी पिएं, औषधीय गुण बहुत नष्ट नहीं होते, पहले मैं आपको बता दूं। तो कैंसर में उपयोगी है। दूसरा है कि वो बच्चे जो मंद बुद्धि के हैं, कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से मिल्क जाता है आपका दिल्ली, इवन मद्रास तक जाता है, वो मंद बुद्धि बच्चों को आप पिलाएंगे तो उसकी बुद्धि में विकास होगा। जी जी। और तीसरी जो सबसे उपयोगी है वो डायबिटीज़ के रूप में। अगर इसका मिल्क का सेवन किया जाए तो डायबिटीज़ कम होंगे या नहीं होंगे। एक रिसर्च में आपको शेयर करूं कि जो है रायका कम्युनिटीज़ के 500 लोगों की स्टडी हुई थी, जिसमें कि एक भी आदमी को डायबिटीज़ नहीं था। जबकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो डायबिटीज़ है वो एटम बम की तरह फैला हुआ है ना। बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, लेकिन जो लोग ऊँट के दूध पीते हैं उसमें इंसुलिन की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैंसर में भी क्या सहयोग दे रही है और डायबिटीज़ में भी वो बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे है। अब डॉक्टर साहब जी हमें जाना कि थे PhD करी और अमेरिका से आप करी और कुछ साल बठे रहनो भी हो, तो बठे को कोई अनुभव है जो हमारा मतलब जो ऊँट पालक भाई बहन है वह भी जानना चाहेगा? जी धन्यवाद। ऊँट तो अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा, मैं गायों पे रिसर्च किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में मैंने PhD करी 2007 से 12 अंदर में, फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट करा अलग अलग जगहों से। तो मेरा बीच में मैं 2024 में एक फेलोशिप के थ्रू में 15 दिन के लिए भी गया था। तो वहाँ मैंने देखा जो गायों की डेयरी है उसको मैंने देखा, बड़े क्लोज से देखा, उसी का ट्रेनिंग था। तो पहले तो ये जैसे हम लोग भी करते हैं, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनका जो डेयरी का बिज़नेस है, दूध का बिज़नेस है, वो उसके परिवार से है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो छोड़ नहीं रहे, है ना। और उसके साइज़ बड़े होते हैं, जैसे कि 1000 गायें हों, 2000 गायें हों, तो वो बिज़नेस के रूप में लेते हैं। तो शुरू में वो शुरू करते हैं कम एनिमल के साथ, और फिर उसको एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करते हैं। और साइंटिफिक तरीके से, जो वैज्ञानिक तरीके से, जो भी इसको खेती ही बोलते हैं, कि ऊँट की डेयरी करें या जो भी करें आप, या गाय का करें, बकरी का करें, भेड़ का करें, इसमें युवा आए, युवा का आना ज़रूरी है। अभी देखा जा रहा है कि युवा सरकारी
जॉब के लिए ही केवल बहुत पीछे जा रहे हैं या प्राइवेट जॉब के पीछे जा रहे हैं। अगर आप अपने जगह ज़मीन पे ही अपने व्यवसाय को जो आपसे जुड़ा हुआ है इसको वैज्ञानिक तरीके से करें तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदे का सौदा होगा और इतनी बेरोज़गारी भी नहीं रहेगी। बिल्कुल, बहुत तो वहाँ के अनुभव मेरे बहुत ही अनूठे रहे और मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाया भी और रिसर्च भी किया। तो वही कुछ रिसर्च मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, मैं यहाँ भी सुना कि एक कुबड़ आरो ऊँट तो हो गई है, दो कुबड़ आरा ऊँट भी होया करे। तो एक तो आपने भारत में कटे पाया जावे और एक यहाँ अलग हो एक कुबड़ आरा ऊँट हूँ, कहीं खास विशेषता होगी? या कुछ यहाँ पे दो तरह के ऊँट हैं। जो एक कुबड़ वाले हैं उसको बोलते हैं ड्रोमेड्री जी, और जो दो कुबड़ वाले हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियन कैमल। ठीक है, तो जो ड्रोमेड्री हैं, एक कुबड़ वाले हैं, वो थार डेजर्ट जैसे कि राजस्थान है आपका, गुजरात के कुछ पार्ट हैं आपका, तो 80% जो है आपका ऊँट आपके राजस्थान में ही है जी, उसमें भी बीकानेर में है जी। ठीक है, और जो दो कुबड़ वाला है वो हिमालय की तरफ आपका लद्दाख है, वहाँ पे वो पाए जाते हैं जी। तो उसमें दो कुबड़ है, इसमें एक कुबड़ है। पर आज की जो स्थिति है, एक कुबड़ वाले ऊँटों की संख्या इतनी कम हो गई है जी। आपके 40-50 साल पहले आपके यहाँ 10 लाख था पूरे इंडिया में जी, और अभी वो उसकी जनसंख्या घट के 2 लाख से भी नीचे हो गई है जी। अगर इसको बचाया जाना चाहिए बहुत तेज़ी से। और विडंबना ये है कि भारत में ही केवल ऊँटों की कमी हो रही है, बाकी अन्य देशों में ऊँटों की संख्या बढ़ ही रही है जी। अरब में देख लें, यूएई में देख लें, अन्य अफ्रीकी कंट्री में, घाना में देख लें, सब जगह ऊँट बड़े हो कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, पर हमारे देश में वो कम हो रहा है। तो ये कमी को कारण था ना, कहीं नज़र आ रहा है? कारण कई हैं। एक तो पहले कि हमारा जब विकास हुआ राजस्थान में तो उसमें जो है उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई। पहले जो जहाज़ होता कहा जाता था कि रेगिस्तान में बोझ ढोने का काम होता था, गाड़ियाँ नहीं थी। अब जो गाड़ियाँ हो गई हैं तो ऊँटों की महत्ता कम हो गई है। और दूसरा है कि बनी युवा लोग इसको अपना रहे, तो उस वजह से भी जो है ऊँटों की संख्या कम हो रही है। तीसरा ये भी कारण है कि चारागाह कम हो रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉलिसीज़ भी हैं सरकार को, जो प्रोत्साहन राशि है, ये सब भी अगर देखा जाए तो कुछ कमियां रही हैं जिस वजह से इसका। पर अभी सरकार फिर से सख्त हो गई है और चाह रही है कि इसकी ऊँटों की संख्या जो है बढ़े, और इस पे पॉलिसीज़ भी आ रही हैं और हम काम कर रहे हैं इस पे। तो युवा वर्ग में थे, कहीं बताना चाहोगे अभी कोई तरीका से कोई व्यवसाय ऐसा पनप रहा है या कराया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है कुछ नया व्यवसाय ऊँट से जुड़ेड़ा हो जो ऊँटा की संख्या ने बढ़ाने में भी काम करे और युवा वर्ग ने रोजगार देने में भी सहायता कर सके? या ऊँटों की रोजगार के लिए अगर युवा एक तो पहले NLM राष्ट्रीय नेशनल लाइव स्टॉक मिशन बोलते हैं जी, राष्ट्रीय पशुधन योजना, उसके अंदर जो है युवा लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, ये कर सकते हैं। फिर डेयरी की उद्यमिता पे विकास किया जा सकता है। जैसे गाय और भैंसों का दूध जो है वो हम डेयरी में जाके उसको जमा कर देते हैं और वो उसको कम टेम्परेचर पे कूल करता है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। लेकिन ऊँटों में ये विकास नहीं हुआ है। तो अगर ये विकास किया जाए और युवा लोग आएँ, एज ए एंटरप्रेन्योर बने और इसको विकसित किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये ध्येय है कि ऊँटों की डेयरी को विकास किया जाए। जी जी, तो ऊँटा की डेयरी भी, जहाँ गाय भैंसा के दूध की डेयरी आप कर रहे हैं, भैया ऊँटा की डेयरी भी आप विकसित करके युवा वर्ग है वो रोजगार पा सके हैं। बिल्कुल। और पर्यटन की दृष्टि से भी आप देखा तो कितना को महत्व भी देखने में। पर्यटन की दृष्टि से हमारे संस्थान में भी एक उद्देश्य जो है हमारा वो इको टूरिज्म है जी। तो इको टूरिज्म के अंदर जो है ऊँट गाड़ा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेले में ले जा सकते हैं, है ना। तो ये सब करके जो है प्रदर्शनी लगा सकते हैं। कैमल फेस्टिवल है, अभी फिर जनवरी में आ रहा है, कैमल फेस्टिवल आ रहा है। तो ये सब करके जो है इको टूरिज्म को हम बढ़ावा दिया जा सकता है और वो आ सकते हैं। और साथ जो है उस इको टूरिज्म के साथ अगर स्कूल चिल्ड्रन को भी हम जोड़ दें ताकि वो वहाँ से उसको लगे कि हम
अपनी धरोहर के साथ जुड़ें, क्योंकि बिल्कुल। राजस्थान की धरोहर आपकी ऊँट है और आप ऊँट से हैं, ऊँट आपसे है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पहचान है, अपनी राजस्थान की शान है। तो बचपन से ही अगर बच्चा ने ये चीज़ से जोड़े जाओ तो बिल्कुल बाने भी एक तो बाकी नॉलेज है बा भी बढ़ेगी ऊँट से संबंधित। और एक साथ में आप जाता जाता अपने दर्शक भाई बहना ने आप कहीं मैसेज देना चाहोगा, कहीं संदेश देना चाहोगे, वो भी ज़रूर। मैं संदेश यही दूंगा कि एक समय था जब यहाँ रेगिस्तान में मानव का रहना दूभर था जी। तो आप रहे, आपने अपना परिवार पाला, वो ऊँट के कारण। जी। तो ऊँटों ने आपकी जान बचाई और अब दिन ऐसा आ गया है कि ऊँट आपकी ओर देख रहा है, आप उसकी जान बचाएं, आप उसको यहाँ से विलुप्त ना होने दें और उसकी देखभाल करें, उसकी उपयोगिता को बढ़ाएं, उसके साथ रहें। बिल्कुल, यही मैसेज है मेरा। जब संसाधना की कमी थी तो ऊँट आपनो एक साथी हो, आपनो बहुत आपनो साथ दियो और आपा ने भी के साथ देने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी आप दी भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब फिर मिलांगा आपा देखो ऊँटा की नई जानकारियां के साथ है। जब तक दो इजाजत, राम राम सा।